नमस्कार दोस्तों, GP9 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हेडलाइन में देखा, भाजपा यह चुनाव क्यों हारी, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर पहले नंबर पर है और एनडीए बहुमत से काफ़ी आगे है और उनकी सरकार भी बननी तय है, तो फिर हार का सवाल कहाँ से आया। तो मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। 2014 में जब बीजेपी मोदी जी के नाम पर चुनावी मैदान में उतरी तो 282 सीटें जीती थी और एनडीए को कुल 336 सीटें मिली थी। देश को दशकों बाद उन्हें पूर्ण बहुमत का सरकार मिला और जो कि अस्थायी सरकार बनी। फिर 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 303 सीटें जीती और एनडीए को टोटल 352 सीटें मिली। एक बार फिर से बहुमत की अस्थायी सरकार बनी जो 5 साल तक बिना किसी परेशानी के चली। परंतु इस 2024 के चुनाव में बीजेपी को 241 सीटें और एनडीए को 291 सीटें मिली। अकेली बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी, वो भी तब जब बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। 400 पार तो क्या, बहुमत का आंकड़ा जो कि 272 का होता है वो भी पार नहीं कर पाई। इसलिए मैंने कहा कि ये बीजेपी की हार है। हालांकि मुझे इसका अंदेशा बहुत पहले ही हो गया था कि शायद वर्तमान सरकार बहुमत नहीं जुटा पाएगी, जिसका कि वर्णन मैंने अपने बहुचर्चित सीरीज मैं सरकार हूं के एपिसोड नंबर 4 और 7 में भी किया है, जिसमें मैंने आशंका जताई थी कि बीजेपी सरकार भी पिछले कांग्रेस नीति सरकार की तरह ही व्यवहार करने लगी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। आप उसको जरूर देख लीजिए और सुन लीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, परंतु ओवरऑल सीट्स कम ही मिली हैं, इसलिए मेरी नज़र में वो जीत कर भी हार गई है। तो दोस्तों, आइए हम इसका विश्लेषण करते हैं कि आखिर बीजेपी हारी क्यों। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भाजपा ये चुनाव हार गई। देखिए, इस पर बात करने से पहले एक उदाहरण के तौर पर एक जानकारी आपको देता हूं। क्या आपने कभी गंगा और कोसी नदी को एक साथ बहते देखा है? अगर नहीं तो एक बार अवश्य देखिएगा। जहां पर दोनों नदी एक साथ मिलती हैं वहां आप देखेंगे कि एक रेखा सी खिंची हुई नजर आएंगी। यही हाल 2014 में हुआ था जब बीजेपी की बहुमत की सरकार आई थी। देश विदेश में 2014 से पहले और उसके बाद के भारत की स्थिति साफ नजर आती थी। मैंने देखा है कि दुनिया के लोग एक भारतीय को 2014 से पहले किस नज़र से देखते थे और 2014 में मोदी सरकार के आने के 1 या 2 साल के बाद ही फर्क नजर आना शुरू हो गया था। लोग भारतीयों को आदर और तरजीह देते हैं। सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में काम भी बहुत अच्छा किया, फिर कमी कहाँ रह गई जो इस चुनाव में बुरी तरह से हार हुई है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। मेरी समझ में इसका मुख्य कारण है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। उन्हें ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो बाकी सभी पार्टियों में सर्वोपरि हो गया है और उसे कोई हराने वाला नहीं है। शायद वो ये भूल गए कि बीजेपी को किसी पार्टी ने नहीं बल्कि जनता ने हराया है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी सिर्फ यही सोचकर बैठे रह गए कि मोदी जी हैं तो हम जीत ही जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में घूमने की भी जहमत नहीं उठाई और ये प्रत्यक्ष रूप से कोविड के समय पर भी देखा गया था। ये भी सत्य है कि कोई भी पार्टी बीजेपी को हराने का मादा नहीं रखता है। आज भी जो इंडी गठबंधन को सीटें मिली हैं
उसमें ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टियों ने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है इसलिए उन्हें जीत मिल गई और बीजेपी को हार। बीजेपी अपनी वजह से हारी है और इसका एक और कारण ये भी है कि मोदी सरकार ने अधिकतर बाहरी दुनिया के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दिया। भारत में कहाँ क्या हो रहा है इसकी कोई खास खबर नहीं रखी। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि देश के आम लोगों खासकर युवाओं के लिए अति आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा में देरी, रिजल्ट में देरी, बार बार पेपर लीक होना इत्यादि मुख्य मुद्दा थे। देश में जिस पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। कुछ राज्यों में दंगे भड़के, उस पर भी प्रधानमंत्री के द्वारा समय पर कोई वक्तव्य नहीं देना, और दिया भी तब जब चिड़िया खेत चुग कर जा चुकी थी। मैं महंगाई पर अधिक बात नहीं करूंगा क्योंकि कोई चाहे कुछ भी बोले, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उसी हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, इसलिए मेरी समझ में ये कोई खास मुद्दा नहीं था। ये भी सत्य है कि कोई भी सरकार अस्थायी नहीं होता, परंतु वर्तमान सरकार को शायद ये भरोसा हो गया था कि अब उनकी सरकार अस्थायी हो गई है जो कभी बदलेगी नहीं। कुछ मंत्रियों के कार्य बहुत सराहनीय रहे, परंतु ज़्यादातर मंत्रियों ने गपबाजी के अलावे कोई खास नहीं किया। एक और भी कारण है जिसकी वजह से जनता का भरोसा बीजेपी पर से उठता नजर आया। पहले 2 चुनावों में जनता ये मानकर चलती थी कि बीजेपी एक साफ सुथरी और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इसके नेताओं में कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और ना होगा। परंतु पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी ने इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को गति दी कि लोग अचंभे में पड़ गए। कल तक जिसको ये लोग भ्रष्ट बताते थे उन्हीं को बीजेपी में शामिल कर लिया। इसलिए विपक्ष के लोग कहते थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें भ्रष्ट नेता आने के बाद स्वच्छ और ईमानदार हो जाता है। इन चीज़ों ने भी जनता के मन को तकलीफ पहुंचाई और उसका परिणाम उन्होंने ईवीएम पर बटन दबाकर सामने रख दी। एक कारण और भी है कि बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं आम जनता के लिए इस देश में लागू किए, भविष्य में उन सब का क्या सकारात्मक परिणाम होगा ये बताने में भी असफल रहे। ये बात भी सही है कि हमारा देश हर तरफ से मजबूत हुआ है। दुनिया में आज के दिन में भारत का जलवा है, परंतु देश के कुछ लोगों का क्या जिन्हें 2 जून की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है क्योंकि उसे रोजगार नहीं है। हर माह कुछ अनाज मुफ्त में दे देने से उनकी प्रगति नहीं होती। उन्हें नौकरी और काम चाहिए जो नहीं मिला। जनता इसलिए भी गुस्से में आकर बीजेपी को इस बार लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया। ना चाहते हुए भी अनमने ढंग से ही उन्होंने बीजेपी से बाहर जाकर दूसरी पार्टी के लिए वोट कराए और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। इसलिए विपक्ष को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये उनकी वजह से नहीं बल्कि मोदी सरकार की कमजोरी की वजह से इतनी सीटें मिली हैं। इस चुनाव में नई नवेली गठबंधन इंडी गठबंधन को भी बढ़त हासिल हुई। कई अन्य पार्टियों को भी उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली। वैसे तो इंडी गठबंधन के नेता बोलते थे कि हमें पूर्ण बहुमत हासिल होगी और हम ही सरकार बनाएंगे, परंतु उनके चेहरे से साफ झलकता था कि उन्हें भी यकीन है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस ने भी इस इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके लिए राहुल गांधी को पूरा क्रेडिट जाता है। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने दम पर कांग्रेस को 52 से 99 पर पहुंचा दिया। हालांकि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इंडी गठबंधन कुल 233 सीट ही हासिल कर सकी। वैसे इससे उन्हें एक राहत तो जरूर मिलती नजर आ रही है। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है
तो देश के सभी गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष देंगे। हालांकि विश्लेषक इन बातों से हैरान थे कि उन्होंने ऐसा वादा कैसे कर दिया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि भारत में लगभग 40 करोड़ गरीब परिवार हैं। तो 1 लाख के हिसाब से प्रतिवर्ष 40 लाख करोड़ रुपये बांटने पड़ते, जबकि भारत का 2023-2024 का बजट ही लगभग 45 लाख करोड़ का था। पता नहीं इतना पैसा कहां से लाते। खैर, इससे तो उनको राहत जरूर मिली है। निष्कर्ष यह है कि मैं आम जनता से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ये क्या कर दिया। किसी भी एक पार्टी को तो कम से कम बहुमत दे देते। अब 10 वर्षों बाद फिर से मिली जुली खिचड़ी सरकार बनेगी और आपस में खींचातानी का दौर शुरू हो जाएगा। पहले मैं के चक्कर में नेता तो आगे बढ़ ही जाएंगे, परंतु जनता पीछे छूट जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप हमें अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट्स पर भी दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।